जय हिंद साथियों। तो आज देखेंगे हम सीटेट एग्जाम 2022 के लिए पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसमें हम देखने वाले हैं 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से विनम्र निवेदन है कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो साथियों शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है कि लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 है एनहाइड्रस लवण, ऑप्शन नंबर 2 हाइग्रोस्कोपिक लवण, ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोफिलिक लवण या फिर ऑप्शन नंबर 4 हाइड्रोफोबिक लवण। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 हाइग्रोस्कोपिक लवण। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है? ऑप्शन नंबर 1 कन्नौज, ऑप्शन नंबर 2 फिरोजाबाद, मथुरा या फिर बुलंदशहर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 कन्नौज। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3, भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो साथियों भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में जो कछुए पाए जाते हैं वो 5 प्रजातियों के पाए जाते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि उन 5 प्रजातियों में से सबसे ज्यादा संख्या किस प्रजाति की है। ऑप्शन नंबर 1 है लागरहेड, ऑप्शन नंबर 2 केनेप्स रिडले, ऑप्शन नंबर 3 ऑलिव रिडले या फिर फ्लैट बैक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 ऑलिव रिडले। ऑलिव रिडले प्रजाति के कछुए सबसे ज्यादा पाए जाते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों एक बात और है यहाँ पर कि जल में पाए जाने वाले कछुए और जमीन पर पाए जाने वाले कछुओं में क्या अंतर होता है। तो आपने सुना होगा कि कछुआ अपनी गर्दन और अपने पैर अपने सेल में अंदर को कर लेता है। तो ये जो क्वालिटी होती है, ये जो विशेषता होती है, ये सिर्फ जमीन में पाए जाने वाले कछुओं में होती है। समुद्र में या जल में पाए जाने वाले कछुओं में ये विशेषता नहीं होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? साथियों विश्व उष्मायन कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग को। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? ऑप्शन नंबर 1 पेड़ पौधों से निकली गैसें, वाहनों से निकली गैसें, भट्टियों से निकली गर्म हवा या फिर रसोई गैस। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 वाहनों से निकलने वाली गैसों से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों ग्लोबल वार्मिंग विश्व उष्मायन के लिए मेनली 4 गैसें जिम्मेदार होती हैं। पहले नंबर पर आती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसके बाद है नाइट्रोस ऑक्साइड N2O, इसके बाद है CH4 मीथेन और लास्ट में आती है हमारी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। इन चारों गैसों की वजह से विश्व उष्मायन हो रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5, धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 बॉक्साइट को, बिटुमिन को, मेटालाइट को या फिर अयस्क को। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 अयस्क को। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का या फिर नाइट्रोजन गैस का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, जिससे वायु प्रदूषण में कमी हो रही है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7, भूकंप मापा जाता है डेसिबल में, बोफोर्ड पैमाने में, न्यूटन में या फिर रिएक्टर पैमाने में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 रिएक्टर पैमाने में। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। और साथियों रिएक्टर पैमाना एक यंत्र में लगा हुआ होता है जिसका नाम होता है सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ नाम के यंत्र में ये रिएक्टर पैमाना लगा होता है जिसके द्वारा भूकंप को मापा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर 1 अत्यधिक वर्षा, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, अम्ल वर्षा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ के पिघलने से महासागरों में जल के स्तर की वृद्धि हो रही है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों वैश्विक उष्मन जो कि ग्लोबल वार्मिंग होता है उसके प्रभाव से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण पहाड़ों तथा ध्रुवीय प्रदेशों में जमे बर्फ पिघलने लगे हैं और वो बर्फ घुलकर जल का रूप धारण कर महासागरों में आ जाता है और जिसकी वजह से महासागरों के जल का स्तर बढ़ने लगा है।
अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 9, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है तो वो कौन सी गैस है जो सबसे ज्यादा हानिकारक है और उसमें सल्फर मिली हुई है? ऑप्शन नंबर 1 H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, S सल्फर, SF6 या फिर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 10, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है मछलियों द्वारा, वृक्षों द्वारा, जंतुओं द्वारा या फिर सूर्य के प्रकाश के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 वृक्षों के द्वारा। अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 11, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को, 5 नवंबर को, 5 जून को या फिर 5 सितंबर को। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 5 जून को। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों विश्व पर्यावरण की समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 5 जून सन 1972 को स्कॉटलैंड में 5 जून सन 1972 को स्कॉटलैंड में एक सभा का आयोजन किया गया था। इसी वजह से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 12, साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं तो अंत तक हमारे साथ बने रहना सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? नंबर 1 ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या फिर चुंबक मंडल। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 ओजोन मंडल। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों समताप मंडल के निचले हिस्से में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जिसे हम ओजोन मंडल कहते हैं और ओजोन परत सूरज से आने वाली हानिकारक किरणें जो कि परावैंगनिक किरणें होती है इन्हें अल्ट्रावायलेट रेज भी कहा जाता है, इनको अवशोषित कर लेती है और परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी के उष्मीयता में वृद्धि होती है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से और अनेक प्रकार के शारीरिक रोग भी उत्पन्न होते हैं। तो इन सबसे सुरक्षा कौन करती है? इन सबसे सुरक्षा करती है ओजोन परत। अगला प्रश्न देखेंगे आज के प्रैक्टिस सेट का प्रश्न नंबर 13 है, किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करता है मछलियां एवं पेड़ पौधों को, पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, जंतुओं एवं मछलियों को या फिर पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो फ्लोरा और फना किसको सूचित करता है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 पेड़ पौधों एवं जंतुओं को। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों वनस्पति के अध्ययन के साथ वनस्पति को तैयार करना फ्लोरोस्टिक्स कहलाता है। फ्लोरोस्टिक्स अगर आ जाता है फ्लोरोस्टिक्स किसे कहते हैं? तो फ्लोरोस्टिक्स कहते हैं साथियों वनस्पति के अध्ययन के साथ साथ उसको तैयार भी करना। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 14, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तालाब, वायु, जल या फिर मृदा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 तालाब। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा क्योंकि साथियों तालाब में जैव और अजैव दोनों तत्वों के जीव जंतु तथा पेड़ पौधों की उपस्थिति होती है, इसलिए तालाब को पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 15, कौन जीवीय कारक नहीं है? नंबर 1 जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्मजीव या फिर प्रस्तर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 प्रस्तर। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 16, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पीछे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर 1 जल मंडल में, स्थल मंडल में, वायुमंडल में या फिर प्रकाश मंडल में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 स्थल मंडल में। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 17 आज के प्रैक्टिस सेट का, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? वो जंतु जो दूसरे मृत जंतुओं पर निर्वाह करते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 डिकम्पोजर, ऑप्शन नंबर 2 पैरासाइट, स्क्वेंजर या फिर ओमनीवीर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 स्क्वेंजर। जो मृत जीव जंतुओं पर अपना निर्वाह करते हैं उनको हम स्क्वेंजर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों ऐसे कुछ जीव जंतु हैं जैसे मक्खी और गिद्ध, ये दोनों इस श्रेणी में आते हैं जो मृत जीव जंतुओं पर निर्वाह करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 18 है, CNG संक्षिप्त रूप है। साथियों ये क्वेश्चन
हमने हर एक प्रैक्टिस सेट में रखा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हर एक प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन रखना पड़ रहा है कि सीएनजी संक्षिप्त रूप है किसका, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, क्लीन नेचुरल गैस का, कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस का, या फिर कार्बोनेटेड नेचुरल गैस का। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस फुल फॉर्म है सीएनजी की। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों सीएनजी एक ऐसी प्राकृतिक गैस है जो बहुत कम मात्रा में प्रदूषण उत्पन्न करती है, ना के बराबर ये प्रदूषण उत्पन्न करती है, और ये मीथेन और ईथेन का मिश्रण है, मीथेन, ईथेन और प्रोपेन का ये मिश्रण है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 19 आज के प्रैक्टिस सेट का, निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है। साथियों विश्व उष्मायन हमने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, ग्लोबल वार्मिंग को कहते हैं। तो निम्न में से कौन ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। नंबर 1 मृदा प्रदूषण, नंबर 2 जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर ध्वनि प्रदूषण। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 वायु प्रदूषण। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों वायु प्रदूषण वह स्थिति होती है जिसमें अवांछनीय गैस अत्यधिक मात्रा में वायुमंडल में जमा हो जाती हैं और सूर्य से आने वाले किरणों को पुनः वापस नहीं जाने देती हैं, जिससे क्या होता है, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 20 आज के प्रैक्टिस सेट का, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है जो लगभग है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महासागर हैं। ऑप्शन नंबर 1 1/2, 3/4, 1/4 या फिर 2/3। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आ जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 3/4। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 21, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेमाइट में निक्षेपण होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, सिलिका का, कैल्शियम कार्बोनेट का या फिर सोडियम कार्बोनेट का। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कैल्शियम कार्बोनेट का। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों स्टेलेक्टाइट और स्टेलेमाइट में कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है साथियों CaCO3 और हम इसको लाइमस्टोन, इंग्लिश में इसको लाइमस्टोन बोला जाता है और हिंदी में चूना पत्थर भी कैल्शियम कार्बोनेट को कहा जाता है। तो सभी साथियों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 22 है आज का, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 वाहनों से निकलने वाली गैस, धुआं और कुहासा, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। ये सारे के सारे एग्जाम्पल वायु प्रदूषण कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 23 आज के प्रैक्टिस सेट का, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है प्लास्टिक के थैले को, नायलॉन के थैले, कागज के थैले या फिर चमड़े के थैले। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्लास्टिक के थैले। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों भारत हो चाहे दूसरे देश हो, सभी में प्लास्टिक के थैले को बैन कर दिया गया है, क्योंकि साथियों प्लास्टिक न तो आसानी से नष्ट की जा सकती है और न ही इसका पुनः चक्रण किया जा सकता है, तो इसलिए इसके प्रयोग को ही रोकने के लिए नियम बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 24 आज के प्रैक्टिस सेट का, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। साथियों हवा में वायुमंडल में जितनी ऑक्सीजन है उसका प्रतिशत क्या है। ऑप्शन नंबर 1 23%, 44%, 40% या फिर 21%। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 21%। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। साथियों वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है और नाइट्रोजन 78% है। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% है। इसके आगे 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में 0.03% है और बची हुई गैसें 0.97% में आती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 25 आज के प्रैक्टिस सेट का, परम तापमान पैमाना कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। परम ताप पैमाना कौन सा है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन या फिर ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा केल्विन। ऑप्शन नंबर 3 केल्विन इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 26 है, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सभी पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा या फिर वायरसों द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सभी हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है।
ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों, सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जो सूर्य से प्रकाश आता है उसमें जो प्रकाशीय ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। दूसरी भाषा में कहें तो प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ते द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करके और भूमि से जल लेकर कार्बोहाइड्रेट यानी कि अपना भोजन तैयार करते हैं और इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और इस क्रिया में साथियों ऑक्सीजन गैस भी मुक्त होती है जिसका उपयोग जीव जंतु श्वसन में करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 है आज का। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 डेसी में, फोन में, डेसिबल में या फिर डेसिमल में। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 डेसिबल में। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों, सामान्यतः एक व्यक्ति लगभग 70 से 80 डेसिबल की ध्वनि सुन सकता है, सहन कर सकता है। इससे अधिक तीव्रता ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती है। साथियों, वैसे तो जो सामान्य ध्वनि होती है मनुष्य के सुनने की वो होती है 25 से 30 डेसिबल, लेकिन 70 से 80 डेसिबल की ध्वनि भी मनुष्य सुन सकता है। लेकिन अगर ध्वनि की तीव्रता इससे ज़्यादा जाती है तो वह मानव के लिए असहनीय है और इससे ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था, साथियों संख्या नहीं है, ये संस्था है, पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? WHO, WWF, PETA या फिर UN। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 UN। साथियों, कहीं कहीं पर UN को UNEP भी लिखा हुआ मिलेगा, यूनाइटेड नेशंस ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। तो ये संस्था अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। और WHO साथियों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है जो स्वास्थ्य की देखरेख करता है। WWF होता है साथियों वर्ल्ड वाइड फंड होता है साथियों इसकी फुल फॉर्म। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29 आज के प्रैक्टिस सेट का। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या फिर ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जल प्रदूषण। साथियों, कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से जल प्रदूषण होता है, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? ऑप्शन नंबर 1 कपड़ा, कागज, धातु या फिर प्लास्टिक। इस तरीके का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि साथियों सभी को पता है कि प्लास्टिक ना तो नष्ट की जा सकती है और ना ही इसका पुनः चक्रण किया जा सकता है, रिसाइकिल की जा सकती है। तो साथियों ये थे हमारे पर्यावरण के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों एक बार आपसे फिर से निवेदन है कि जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे कि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद।